हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट 2022 वाला क्वेश्चन पेपर। तो इसको डिस्कस करने का पर्पज़ यही है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपका एस्टेट 2023 का जो दिसंबर में होने वाला है कंप्यूटर साइंस का, तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सॉकेट एड्रेस इज। तो यहाँ पे इन चारों में से जो आंसर होगा, क्योंकि जो सॉकेट एड्रेस होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2 वाला। तो सॉकेट एड्रेस किससे मिलकर बनता है? आपका आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस से मिलकर बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है, चूज द वैलिड सेट ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से आपको आउटपुट डिवाइस बतानी है कौन कौन सी है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, बट MICR ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं होता। बारकोड रीडर, तो ये भी आउटपुट डिवाइस नहीं होता। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है, बट OMR सीट जो हम यूज़ करते हैं जब हम कुछ भी आंसर वहाँ पे फिल करते हैं, जो गोला भरते हैं, तो वो OMR सीट होती है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। VDU ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो गया। तो आपको तीनों बताना है जो कि आउटपुट डिवाइस हो। थर्ड में प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। VDU ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। हेडफोन ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे आंसर जो होने वाला है इसका थर्ड वाला हो जाएगा। तो VDU का मतलब क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो VDU का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर रिलेटेड कंसेप्ट इज नॉन रिलेवेंट इन C++। तो आपको इनमें से बताना है जो कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो C++ में कौन सा रिलेवेंट नहीं है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है हमारा, कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर होता है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होता है, बट वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं होता C++ में। वर्चुअल फंक्शन होता है इसकी जगह पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। नेक्स्ट है, बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है। अब ये सोल्व करके देखते हैं कि इन चारों में से किसके इक्वल आता है। तो सबसे पहले गिवन है यहाँ पे नेगेशन ऑफ A इंटू बी। A इंटू बी के ऊपर है नेगेशन, इसका कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो ये, इंटू नेगेशन ऑफ A प्लस बी। यहाँ पे इंटू है A का नेगेशन प्लस B। फिर इनटू में गिवन है B का नेगेशन प्लस B। तो देखो, एक बुलियन की प्रॉपर्टी होती है कि A प्लस A का नेगेशन इक्वल टू होता है 1। तो ये जो है हमारा B का नेगेशन प्लस B, ये हो जाएगा आपका 1। अब 1 इंटू करोगे तो यही आने वाला है। तो अब बस इसको सोल्व करना है। अब एक और बुलियन की प्रॉपर्टी होती है जिसको डी मॉर्गन लॉ बोला जाता है। A डॉट B का नेगेशन ये इक्वल टू होता है A का नेगेशन प्लस B का नेगेशन। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा A के ऊपर बार, मतलब A का नेगेशन और B का नेगेशन इनटू ये है A का नेगेशन प्लस B। तो इसको सोल्व करते हैं चलो। तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A का नेगेशन इनटू A का नेगेशन प्लस अब A का नेगेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। A का नेगेशन इनटू B का नेगेशन। अब B के नेगेशन को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। यहाँ पे B का नेगेशन इनटू A का नेगेशन आ जाएगा और B का नेगेशन इनटू B। अब ये देखो, A इंटू A नेगेशन, A इंटू A नेगेशन होता है 0। तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा हमारा। दूसरा यहाँ पे ये भी A नेगेशन B नेगेशन है, ये भी हमारा B नेगेशन डॉट A नेगेशन है। तो ये तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा A नेगेशन B नेगेशन। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? A नेगेशन डॉट B नेगेशन। और ये हमारा 0 हो गया। तो अब इसके बाद में यहाँ पे देखो ये क्या आएगा? A नेगेशन इंटू A नेगेशन। ये तो A नेगेशन ही तो होता है। तो यहाँ पे आ गया A नेगेशन, सिर्फ ये बचा। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? A नेगेशन।
और अंदर क्या बचेगा, बी नेगेशन प्लस 1। अब 1 प्लस बी का नेगेशन, ये तो 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा क्या, ए नेगेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट वाला। तो दिस बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है द टर्म्स NTFS और FAT32 आर क्लोजली रिलेटेड टू विच एक्शन ऑन कंप्यूटर। तो ये होता है हमारा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। फॉर्मेटिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को ड्राइव के अंदर। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है हमारा NTFS और दूसरा क्या होता है, FAT32। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है डेटाग्राम नेटवर्क आर आल्सो रेफर टू एज ए कनेक्शनलेस नेटवर्क। तो ये जो डाटाग्राम नेटवर्क होता है वो एक कनेक्शनलेस सर्विस होती है। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट चूज द ओड वन आउट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से 3 की एक प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है, और जो फोर्थ वाला है उसकी प्रॉपर्टी इन तीनों से डिफरेंट है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर बात करें कोड रेड, मेलिसा, आई लव यू, ये तीनों आपके वायरस होते हैं, कंप्यूटर के वायरस। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा आपका, फिर फोर्थ वाला। ये वायरस नहीं होता, तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम। आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट है VGA स्टैंड्स फॉर। तो VGA की फुल फॉर्म बतानी है, जो कि होती है वीडियो ग्राफिक एरे। फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है SQL कमांड यूज टू ऐड ए न्यू कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो ऑलरेडी आपके पास में टेबल बनी हुई है, तो इस टेबल में आपको नया कॉलम ऐड करना है। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए ऑल्टर कमांड यूज होती है इसमें। नेक्स्ट है डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई ए यूजर हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट। तो कौन आइडेंटिफाई करता है दोबारा से किसी भी वेबसाइट को, जब हम विजिट करते हैं, जब भी कोई यूज़र विजिट करता है तो वहाँ पे कुकीज़ के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कुकीज आर यूज टू आइडेंटिफाई ए यूजर हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट। एज पर नाइक्विस्ट थ्योरम टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल वन नेसेसरी कंडीशन इज दैट द सैम्पलिंग रेट बी एट लीस्ट डैश द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सिग्नल। तो इसका आंसर होता है ट्वाइस। तो जो सैम्पलिंग रेट होता है हमारा वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सिग्नल होना चाहिए। नेक्स्ट है 2 की पावर 30 बाइट्स और 2 की पावर 50 बाइट्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। तो हमारा 2 की पावर 30 बाइट्स ये होता है 1 गीगाबाइट के इक्वल, और 2 की पावर 50 बाइट्स ये इक्वल होता है 1 पेटा बाइट्स। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट डैश इज रिलेटेड विद द रूल्स ऑफ फ्रेमिंग मैसेज दैट विल नॉट हर्ट अदर यूजर्स ऑफ इंटरनेट। तो इसको बोला जाता है नेटिकेट्स। तो इंटरनेट में इसको हम क्या बोलते हैं, नेटिकेट्स। नेक्स्ट है LOC ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल E इज इक्वल टू 3.2 इंटू KLOC की पावर 1.05 इज कॉल्ड। इन चारों में से कौन सा मॉडल है ये। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ मॉडल दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें से आपका जो मॉडल गिवन है ये वाला है, बॉम सिंपल मॉडल। तो इसमें E इक्वल टू 3.2 इंटू KLOC की पावर 1.05 रहता है, और जो रिमेनिंग के आपके मॉडल है आप यहाँ पे उनकी वैल्यू चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बॉम सिंपल मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट है इन द विंडो 8.1 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल इज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ डिस्प्ले ब्राइटनेस वॉल्यूम और पावर ऑप्शन। तो इसमें विंडो मोबिलिटी सेंटर जो ऑप्शन होता है इसमें आपके सारे के सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं हमें। वहाँ पे डिस्प्ले ब्राइटनेस का भी होता है, वॉल्यूम का भी होता है, पावर ऑप्शन का भी होता है।
वैसे ये वाला विंडो 10 विंडो 11 में भी ऑप्शन मिलता है आपको। विंडो 10 में भी सेम ऑप्शन होता है, विंडो 11 में भी। विंडो 11 में भी विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर होता है, आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे। सर्च में जाके जब विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर लिखोगे तो आपके सामने ये सारे के सारे मेन्यू दिखाई देंगे। ब्राइटनेस का, वॉल्यूम का, पावर ऑप्शन और भी बहुत सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन इन डीबीएमएस वेट डाई एंड बाउंड वेट स्कीम आर। तो जो वेट एंड डाई होता है हमारा, डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम होती है वेट एंड डाई, तो ये होती है नॉन प्रिएम्प्टिव। तो एक नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिथम होता है। और बाउंड वेट ये होता है एक प्रिएम्प्टिव एल्गोरिथम। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट है, इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्राइव कंटेनर अंडर एस टी एल। तो एस टी एल के अंडर में जो ड्राइव कंटेनर होते हैं वो आपका क्यू होता है, प्रायोरिटी क्यू होता है और स्टैक होता है, बट डी क्यू नहीं होता इसमें। तो डी क्यू जो है वो एक ड्राइव कंटेनर नहीं होता है एस टी एल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट है, सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द नोट्स फॉर ए ग्राफ कैन बी टू की 2 इंटू ई। तो ये तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है आपका कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल नोट्स इज ऑलवेज इवन। तो जो हम बोलते हैं कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स आपका ऑलवेज क्या होता है, इवन होता है। तो वो इसी फॉर्मूले के बेस पे बोलते हैं, क्योंकि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल नोट्स क्या आता है, इक्वल टू 2 इंटू ई नंबर ऑफ एजिज। नंबर ऑफ एजिज का 2 टाइम आता है ऑलवेज, इसीलिए ये इवन रहता है ऑलवेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है, अंडर पर्सनलाइजेशन इन विंडोज वी कैन क्रिएट डैश टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कलर साउंड स्क्रीन ऑल एट ए वंस। तो ये होता है थीम। तो अंडर द थीम, ठीक है, वी कैन क्रिएट थीम टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कलर साउंड स्क्रीन सेवर ऑल एट ए वंस। तो ये ऑप्शन कहाँ होते हैं, थीम्स में। नेक्स्ट है, इन एम एस एक्सेल डैश ऑप्शन कैन बी यूज टू कीप द डिजायर रो एंड कॉलम विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ द शीट्स स्क्रोल्स। तो अगर आप वर्कशीट के बीच में स्क्रॉल करना चाहते हो और कुछ डिजायर रो और कॉलम को विजिबल रखना चाहते हो, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स जिसके थ्रू हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड बिट रेट ऑफ ए चैनल इफ वी नीड टू डाउनलोड ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द रेट ऑफ 100 पेजेस पर मिनट। एज्यूम दैट द 24 लाइन्स 80 कैरेक्टर्स और इन ईच लाइन 1 कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 8 बिट्स। तो यहाँ पे आपको किलो बिट्स पर सेकंड या मेगा बिट्स पर सेकंड में आंसर निकालना है, बट ये 1 मिनट में 100 पेजेस डाउनलोड करता है। तो 60 सेकंड में 100 पेज करेगा, तो 1 सेकंड में कितने करेगा, 100/60। तो ये पर सेकंड में आंसर निकालेंगे। अब 100 पेजेज है और 100 पेजेज में कितनी लाइन है आपकी, दैट ए पेज हैज 24 लाइन। तो ईच पेज कंटेनिंग 24 लाइन। तो 100 पेज में कितनी लाइन हो जाएगी, इंटू 24। और 24 लाइन विद 80 करेक्टर इन ईच लाइन, और ईच लाइन में करेक्टर कितने हैं, 80। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 80 कर देंगे। और 1 करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 8 बिट्स, तो इंटू 8। तो इस तरह से ये बिट्स आ जाएगी हमारे पास में। तो ये जो आंसर आएगा वो बिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये किलो में भी आ सकता है और मेगा बिट्स पर सेकंड में, बट आंसर आएगा पर सेकंड में, ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाय 60 कर दिया। तो यहाँ पे इसको कट करके इसको सोल्व कर लो। ये 0 से 0 गया आपका, और ये 6 चौके 24, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1536, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 256 बिट्स पर सेकंड। तो ये आंसर आ जाएगा बिट्स पर सेकंड में। अब इसको किलो बिट्स पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो ये आंसर आ जाएगा आपका 25.6 किलो बिट्स पर सेकंड। तो 25.6, ये तो ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं है ये आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे डिलीट हुआ था आपके एग्जाम से, बट इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25.6 किलो बिट्स पर सेकेंड।
तो यहाँ पे मिनट दिया है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सेकंड दिया होता तो इसका आंसर कुछ और आता। फिर इसका आंसर आता 1.53 नहीं 153.6। हाँ, फिर इसका आंसर आता आपका 153.6 किलो बिट्स पर सेकंड। फिर ये आंसर आता। अगर ये सेकंड में दिया होता तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, ये कह सकते हो, स्टेटमेंट में कह सकते हो या फिर आंसर में। नेक्स्ट है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड बिलोंग्स टू वायरलेस लैन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वायरलेस लैन से रिलेटेड है ये वाला स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है इन HTML5 the dash element is used to include image, graph, compound object that contain text and image in web page। तो कौन सा एलिमेंट यूज होता है? फिगर एलिमेंट। आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैच करना आपको। तो यहाँ पे उबंटू ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, 3D स्टूडियो ये एक एनिमेशन होता है। तो यहीं से आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। कई बार जितना आपको आता हो ना, ऑप्शन में चेक कर लो, तो हो सकता है वहाँ से आपका सोल्व हो जाए। तो यहाँ पे हमने उबंटू को रिलेट किया ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो सेकंड का डी से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सेकंड का डी से मैच सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, तो आंसर आपका सेकंड वाला ही हो जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग कुछ इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। जितना आता है उतना जल्दी से देख लो, हो सकता है वह एक ही ऑप्शन मिले। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इन C++ एन ओवरलोडेड यूनरी ऑपरेटर डिफाइन एज ए मेंबर ऑफ फंक्शन रिक्वायर हाउ मेनी वेरिएबल टू बी पास्ड एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए, ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर हमारे प्लस प्लस और माइनस माइनस, अगर इनको ओवरलोड करना हो, ठीक है, तो C++ में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने पास किए जाते हैं, ठीक है, एज ए वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल टू बी पास्ड एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आंसर। हम 0 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं यहाँ पे जब यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स सेव ट्रीज विल बी डिस्प्ले बाय C++ लूप। तो यहाँ पे डू और वाइल, तो डू वाइल लूप का यूज़ किया है। तो डू वाइल क्या करता है, ये एक बार तो प्रिंट करे ही करेगा, उसके बाद वाइल स्टेटमेंट बताएगी कि आगे ये रन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे वाइल में वैसे भी 0 गिवन है, तो 0 का मतलब होता है फॉल्स, 0 का मतलब है फॉल्स, तो ये एग्जिट कर जाएगा लूप से, तो एक बार ही प्रिंट करेगा। तो हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है इन HTML5 द पर्पज ऑफ दिस एलिमेंट इज टू एनकैप्सुलेट ग्रुप ऑफ लिंक। तो ग्रुप ऑफ लिंक को एनकैप्सुलेट करने के लिए हम यहाँ पे नेविगेशन मतलब कि NAV एलिमेंट का यूज करते हैं HTML5 में। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ MS वर्ड विद ए डैश इंडेंट द सेकंड एंड द ऑल द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ ए पैराग्राफ आर इंडेंटेड मोर देन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। तो ये ऑप्शन होता है हैंगिंग में, हैंगिंग इंडेंट में। ऑप्शन इसका फोर्थ वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाटाबेस कंसीडर द सेट ऑपरेशन ऑन रिलेशन R और S एंड सेलेक्टेड ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे R और S दो रिलेशन गिवन है, उनके बीच में यूनियन और सब्ट्रैक्शन और इंटरसेक्शन ये 3 ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। इसको सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है आपका, इस तरह से वेन डायग्राम बना लो इसका। यहाँ पे ये S रिलेशन है और ये R रिलेशन है, ठीक है, और R माइनस एस का मतलब क्या है, R माइनस एस का मतलब है ओनली R बट नॉट S। तो ये आपका A मान लो, ये R माइनस एस है, और S माइनस R का मतलब क्या है, ओनली S बट नॉट R। तो ये हमारा C मान लो, जिसमें सिर्फ ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा आपका इंक्लूड इसमें, और A में ये वाला पार्ट। तो A का मतलब ओनली R बट नॉट S, और S माइनस R का मतलब ओनली S बट नॉट R। तो ये हमने R माइनस एस भी निकाल लिया यहाँ पे, तो R माइनस एस इक्वल टू A आएगा और S माइनस R इक्वल टू C आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन है B।
आर और एस मतलब कि आर इंटरसेक्शन एस इक्वल टू है बी, और यूनियन अगर निकालो आर यूनियन एस तो वो आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसमें ए बी सी तीनों आएंगे, मतलब यूनियन है ये। तो यहाँ पे बस आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है। देखो फर्स्ट कह रहा है आर माइनस एस, तो ये तो ए आ रहा है, एच माइनस आर ये सी आ रहा है। अब ए यूनियन सी इक्वल टू फाइव कहाँ पे है, तो ये तो गलत हो गया। आर माइनस एस फिर से ए है, एस माइनस आर ये सी है, ए यूनियन सी इक्वल टू आर इंटरसेक्शन एस, तो आर इंटरसेक्शन एस है बी, तो ये तो बी के इक्वल नहीं है क्योंकि ए यूनियन सी नॉट इक्वल टू बी, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट वाला आर माइनस एस ये है ए, और एस माइनस आर ये है हमारा सी, तो ए इंटरसेक्शन सी ये तो फाई है, ए और सी में कुछ इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कॉमन कुछ नहीं है तो इक्वल टू फाई, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला भी चेक कर लो, आर माइनस एस का मतलब है ए, एस माइनस आर का मतलब है सी, ए यूनियन सी इक्वल टू आर यूनियन एस जो कि होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करना है, बस वन बाय वन सभी को सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं पहले, एक्स बार प्लस वाई इंटू जेड बार प्लस एक्स और प्लस वाई बार। अब ये इक्वल टू वन आना चाहिए, तो ये करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो इनकरेक्ट है, नॉट ए वैलिड। तो इसको सोल्व कर लो, देखो एक्स बार और एक्स ये तो वन हो गया है, क्योंकि ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है, वन। जब ये वन आया है यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, वन प्लस यहाँ पे कुछ भी हो, बूलियन अलजेब्रा में वन प्लस ए इक्वल टू होता है वन, तो अब वन प्लस ये चाहे कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा, वन ही तो आएगा, ये तो वैलिड हो गया, ये तो करेक्ट आपका। अब नॉट ए वैलिड बताना आपको, तो फर्स्ट वाला क्या है करेक्ट, सेकंड वाला एक्स इंटू वाई बार, एक्स इंटू वाई बार प्लस एक्स बार इंटू वाई, फिर आपका प्लस एक्स बार डॉट वाई बार। अब ये इक्वल टू वन होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करो तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला वाई बार यहाँ पे कॉमन है, तो जब वाई बार कॉमन आएगा तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स बार हो जाएगा, तो वाई बार आपने कॉमन ले लिया, इंटू एक्स प्लस एक्स बार बचेगा अंदर, तो एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है वन, तो वन इंटू वाई बार, तो वाई बार बच जाएगा यहाँ पे। अब देखो वाई बार और ये बचेगा एक्स बार डॉट वाई, तो हमारे पास में बचेगा क्या यहाँ पे देखो, वाई बार प्लस एक्स बार डॉट वाई, तो यहाँ पे भी ये इक्वल टू वन नहीं आ रहा, ये इक्वल टू वन नहीं आ रहा है, तो इसका नॉट ए वैलिड एक्सप्रेशन बताना था, इक्वल टू वन नहीं होगा, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा इसका, वैसे सेकंड वाला आंसर। अब थर्ड वाला भी एक बार सोल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड के ऊपर क्या है बार, तो इक्वल टू ये, तो ये तो डी मॉर्गन लॉ हो गया हमारा, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू होता है ए बार डॉट बी बार, यही तो है ये क्या है डी मॉर्गन लॉ, तो ये तो वैलिड है। नेक्स्ट वाला भी चेक कर लो, एक्स इंटू वाई बार प्लस एक्स बार इंटू वाई प्लस एक्स इंटू, तो ये हमारा एक्स प्लस वाई होना चाहिए, तो इसको भी सोल्व करके चेक कर सकते हैं कैसे, ये है हमारा एक्स इंटू वाई बार, ये है एक्स बार इंटू वाई, और लास्ट वाला है एक्स वाई एक्स डॉट वाई। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट और लास्ट वाले में कॉमन देखो तो कॉमन आएगा एक्स, इसमें कॉमन क्या आया एक्स, तो अंदर बचा वाई बार प्लस वाई, अंदर क्या बचेगा वाई प्लस वाई बार जो कि वन होता है, तो यहाँ पे एक्स मिलेगा हमें, और यहाँ पे एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखो एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई। अब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है बुलियन अलजेब्रा में कि एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई हो तो ये इक्वल टू हो जाता है हमारे पास में एक्स प्लस वाई के, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई के इक्वली गिवन है, तो ये वाली भी वैलिड है।
तो नॉट ए वैलिड आपका सेकंड वाला आंसर आ जाएगा इसमें। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है ए प्लस ए बार इंटू बी तो इक्वल टू होता है ए प्लस बी। तो आप ये प्रॉपर्टी कुछ याद कर सकते हो सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बाथ टब कर्व इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर वेयर आउट रेट, सॉफ्टवेयर फेलियर रेट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस या फिर हार्डवेयर फेलियर रेट। तो वैसे जो बाथ टब कर्व होता है ये हमारा हार्डवेयर फेलियर रेट है बताता है हमारा, क्योंकि इसी के अंदर इसको ड्रॉ किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल ए ट्रांजेक्शन इशू लॉक रिक्वेस्ट इन ग्रोइंग फेज एंड अनलॉक रिक्वेस्ट इन श्रिंकिंग फेज। तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक 2PL लॉकिंग प्रोटोकॉल है जिसमें हम लॉक को इशू करते हैं ग्रोइंग फेज में और अनलॉक की रिक्वेस्ट श्रिंकिंग फेज में की जाती है। नेक्स्ट है इन द डायरेक्टेड ग्राफ। तो एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है जिसमें P वर्टेक्स है, Q एक वर्टेक्स है। तो यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स है सारे मेंशन कर लो, R, ये S और ये हमारे पास में T। अब यहाँ पे एजेस गिवन है P से Q, P से Q, R से S, R से S, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। T से P, T से P, T से P, P से S, P से S, Q से R, Q से R, P से T, P से T, S से T, तो S से T, Q से P, Q से P तक जाना है तो यहाँ पे Q से P, R से Q, R से Q, तो यहाँ पे R से Q, T से S, T से S, वापस चले जाओ यहाँ पे। अब बताना है मैक्सिमम इन डिग्री और मैक्सिमम आउट डिग्री कौन कौन से वर्टेक्स की है। तो हर एक वर्टेक्स के इन डिग्री और आउट डिग्री निकाल लो। तो यहाँ पे Q की इन डिग्री कितनी होगी, तो Q पे कितनी एजेस आ रही है, 1 और 2। तो Q पे कितनी एज है यहाँ पे 2, तो इसकी इन डिग्री कितनी हो जाएगी 2। और आउट डिग्री कितनी है Q की, आउट डिग्री का मतलब 2 एज यहाँ से बाहर जा रही है, तो यहाँ पे आउट डिग्री भी क्या हो जाएगी 2। तो हर एक एज की निकालो, हर एक वर्टेक्स की इन डिग्री आउट डिग्री। एस की इन डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे कितनी एजेस आ रही है 1 2 और 3, और आउट डिग्री कितनी है इसकी 1। ऐसे ही टी की निकालेंगे तो इन डिग्री कितनी आएगी, इन डिग्री का मतलब कितनी आ रही है यहाँ पे 2 आ रही है। आउट डिग्री मतलब कितनी बाहर जा रही है 2 ही बाहर जा रही है आउट डिग्री भी 2 है, इन डिग्री भी। आर की निकालेंगे तो इन डिग्री कितनी आएगी, आर पे कितनी आ रही है यहाँ पे ए की इन डिग्री है, और आउट डिग्री कितनी है आर की, यहाँ पे 2 आ जाएगी, 2 बाहर जा रही है आर से। पी की निकालते हैं इन डिग्री, पी की इन डिग्री आएगी 2 और आउट डिग्री ज़्यादा आएगी इसमें 1 2 3, 3 जा रही है बाहर। तो यहीं से समझ आ रहा है कि इन डिग्री सबसे ज़्यादा है 3 और आउट डिग्री भी 3 है, बट इन डिग्री 3 किसकी ज़्यादा है, एस की। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला एस, और पी की आउट डिग्री ज़्यादा है तो इसका आंसर आ जाएगा एस और पी, मतलब फोर्थ वाला। नेक्स्ट है इन द कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको मैच करना है एज पर C++। तो यहाँ पे जैसे प्राइवेट, साइज ऑफ, स्टैटिक, लॉन्ग, तो साइज ऑफ क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। स्टैटिक क्या, एक स्टोरेज क्लास है। प्राइवेट क्या, एक विजिबिलिटी स्पेसिफायर है। तो बचा कौन, लॉन्ग। लॉन्ग क्या, एक डाटा टाइप मॉडिफायर। तो मैच हो गया ये। नेक्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। तो यहाँ पे 4 फ्रेम गिवन है और LRU पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज करनी है। तो देखो
सबसे पहले 3 आया, तो यहाँ पे 4 जो फ्रेम है वो सारे के सारे एम्प्टी है। इनिशियली क्या होते हैं, एम्प्टी। 4 फ्रेम है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3, फिर आएगा 2। तो इस तरह से ये रिक्वेस्ट है आपके पास में, फिर 3, फिर आपके पास में है 5, 2, 1, 7, 3, 0। तो इनिशियली क्या है आपके पास में 4 फ्रेम है यहाँ पे। चारों फ्रेम इनिशियली तो क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। ये तो चारों क्या होते हैं, एम्प्टी इनिशियली। तो सबसे पहले पेज फॉल्ट ही होगा वैसे तो। जब इनिशियली एम्प्टी है तो 3 को इंसर्ट कर देंगे और पेज फॉल्ट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट भी आपके क्या होंगे, पेज फॉल्ट ही तो होगा। नेक्स्ट में भी पेज फॉल्ट होने वाला है। 3 के बाद 2 इंसर्ट हो जाएगा, फिर से पेज फॉल्ट। ऐसे ही फोर्थ वाला इंसर्ट कर देंगे और पेज फॉल्ट हो जाएगा इसमें। यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये 4 और 1 भी आपका, क्योंकि इनिशियली ये चारों ही पेज आपके नहीं मिलने वाले फ्रेम में, क्योंकि फ्रेम आपके क्या है, एम्प्टी है। तो ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है, ये 1 है। तो जैसे ही 3 आएगा यहाँ पे पेज हिट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेज हिट, क्योंकि 3 ऑलरेडी इसके अंदर है। अब जैसे ही 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 5 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे अब रिप्लेसमेंट करनी होगी और आपका पेज फॉल्ट होगा। तो अब रिप्लेसमेंट किसकी करेंगे, LRU, मतलब लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो यहाँ पे पीछे की डायरेक्शन में देखो सबसे कम कौन सा यूज हुआ है। तो 3 वाला अभी यूज हुआ है, फिर 1 हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर आपका 2। तो 2 वाला रिसेंटली यूज नहीं हुआ, तो 2 वाले को रिप्लेस करेगा ये। यहाँ पे 3 है, 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 और ये 4 और ये 1। अब नेक्स्ट फिर से 2 आया, तो 2 इसके अंदर फिर से नहीं है, फिर से क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट। अब रिप्लेस किसको करेगा, तो फिर से वही टेक्निक, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड वाले को रिप्लेस करता है। तो 3, अब देखो 5 अभी अभी यूज हुआ है, 3 अभी अभी हुआ है, 1 अभी अभी। अब किसको करेगा, 4 को रिप्लेस कर देगा। तो 3, ये 5, 4 की जगह पे 2 आ गया, ये 1 आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर 1 आ रहा है, तो 1 इसके अंदर है, तो यहाँ पे पेज हिट हो जाएगा। फिर आया 7, तो 7 आपका फ्रेम में नहीं है, तो फ्रेम में नहीं है 7 वाला, तो रिप्लेस करेगा। 7 किसको रिप्लेस करेगा, 1 अभी अभी आया है, 2 भी आया है, 5 भी आया है, तो यहाँ पे 3 को रिप्लेस कर देगा ना। ये 1, 2, 5 तो अभी अभी यूज हुए हैं। लिस्ट रिसेंटली यूज्ड 3 वाला है, 3 को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे 7 आ गया, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। नेक्स्ट टाइम 3 आएगा तो फिर से पेज फॉल्ट ही होगा। अब रिप्लेस किसको करेगा, क्योंकि 3 इसमें नहीं है। तो 7 अभी अभी आया, 1 आया, 2 आया, तो 5 को रिप्लेस करेगा। तो इस डायरेक्शन में देखते जाओ, आपको समझ आ जाएगा। 7, 1 और 2 अभी अभी यूज हुए हैं, 5 वाले को रिप्लेस करेगा। 7, 3, 2, 1। अब 0 आया, फिर से पेज फॉल्ट। अब 0 किसको रिप्लेस करेगा, तो ये भी पेज फॉल्ट का ही पार्ट है आपका। तो 3, 7, 1, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 2 को रिप्लेस कर देगा ये। 7, 3, 2 की जगह पे 0 और 1। तो यहाँ पे कितने पेज फॉल्ट हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 पेज फॉल्ट है। बट आपके चॉइस में 9 पेज फॉल्ट गिवन ही नहीं है, जो 4 चॉइस गिवन है वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो इनिशियली आपके 4 पेज फॉल्ट हुए थे, क्योंकि एम्प्टी था। तो जब एम्प्टी है तो ऑब्वियस ही बात है, जितने फ्रेम एम्प्टी है तो उतने पेज फॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होंगे होंगे ना। तो यहाँ पे 9 में से अगर आप 4 इनिशियल वाले माइनस कर दोगे तो 5 आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर गिवन है वो 5 गिवन है, कुछ इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि इनिशियल वाले 4 पेज फॉल्ट को इसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कंसिडर नहीं किया, काउंट नहीं किया। उसके बाद 5 हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5, थर्ड वाला। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेमाफोर्स चूज द ऑप्शन विद द वैलिड कोड फॉर वेट एंड सिग्नल। तो यहाँ पे जो वेट है होता है, ये हमारा क्या करता है, एस की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है, और सिग्नल फंक्शन क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट वाला देखो, वेट एस वाइल एस लेस देन इक्वल टू 0 एस प्लस प्लस, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे एस माइनस माइनस आना चाहिए।
सेकंड वाला ऑप्शन वेट एस वाइल एस लेस देन इक्वल टू 0 एस माइनस माइनस, ये करेक्ट है। एंड सिग्नल एस और एस प्लस प्लस, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा हमारा। तो वेट क्या करता है, ऑलवेज एस की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है बाय 1, और सिग्नल क्या करता है, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है बाय 1। नेक्स्ट है 100 ऑफ 8421 बाइनरी कोडिंग सिस्टम इज इक्वल टू 1011। तो ये कह रहा है कि जो 1000 होता है वो 8421 बाइनरी कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इक्वल टू है 1011। इन बाइनरी कोडिंग, तो कौन सी कोडिंग में ये इक्वल टू होगा 1011 के, मतलब कि 100 को हम 1011 कौन सी कोडिंग स्कीम में लिख सकते हैं। तो इसमें आंसर आएगा एक्सेस 3, क्योंकि एक्सेस 3 जो बाइनरी कोडिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो डेसिमल नंबर होता है उसमें हम +3 करते हैं बस। तो जो भी डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल वैल्यू होती है, तो उस डेसिमल वैल्यू में +3 करके हमें क्या मिलता है, एक्सेस 3 कोड मिलता है, एक्सेस 3 कोड मिलता है। तो 100 को अगर आप चेक करोगे तो ये नंबर है हमारा 8। इन बाइनरी फॉर्मेट को, इसको बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया जो कि 8 आया। अब 1011 ये क्या है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 11। तो 8 में जब आप 3 ऐड करोगे तो 11 मिलेगा। तो 8 इज इक्विवेलेंट टू 11 इन एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड में हम +3 करते हैं डेसिमल वैल्यू में। नेक्स्ट है इन MS PowerPoint 2007 साइज ऑफ ए स्लाइड कैन बी सेट टू A4 साइज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये हमारा आएगा डिज़ाइन, और डिज़ाइन में जाके हम पेज सेटअप कर सकते हैं वहाँ पे A4 साइज। नेक्स्ट है चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ए वर्चुअल फंक्शन इन C++। द वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर ऑफ सम क्लास। तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि वो बेस क्लास का मेंबर होता है। दे कैन नॉट बी ए स्टैटिक मेंबर, तो ये भी हमारा करेक्ट होता है, क्योंकि दे कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर। ए वर्चुअल फंक्शन कैन बी ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इन रिस्पेक्ट टू वर्चुअल फंक्शन इन C++। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट है इन ओसाई मॉडल फिजिकल लेयर, तो इनको मैच करना है। देखो फिजिकल लेयर जो होती है वो हमारी होती है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। ये क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा बिट्स की फॉर्मेट में स्टोर होता है, ये भी याद रख सकते हो आप। डाटा लिंक फ्रेम जो होता है, यहाँ पे जो डाटा होता है फ्रेम्स की फॉर्मेट में होता है। तो डाटा लिंक लेयर इज रिलेटेड टू एरर कंट्रोल एंड फ्रेमिंग, तो फ्रेम्स में डिवाइड होता है यहाँ पे। और सेशन लेयर जो होती है इसमें डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए कौन सी लेयर यूज होती है, सेशन लेयर। और प्रेजेंटेशन लेयर हमारी यूज होती है इंक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और कंप्रेशन। तो इसका सी हो जाएगा। इस तरह से मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है इन MS PowerPoint फंक्शन की F7 इज यूज्ड। तो MS PowerPoint में हम फंक्शन की F7 का यूज करते हैं टू रन स्पेलिंग चेक। ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है दिस एलिमेंट इज यूज टू चेंज द करंट डायरेक्शनलिटी ऑफ द टेक्स्ट इन HTML। तो यहाँ पे BDO एलिमेंट इज यूज्ड टू चेंज द करंट डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द कॉलम 1 and 2 इन कंटेक्स्ट ऑफ टूल टू सपोर्ट UML डायग्राम। तो ये UML डायग्राम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका 2 रहेगा। 2। नेक्स्ट है कंसिडर द SQL कमांड टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ए रिलेशन R। रिटेन रिलेशन R इन डेटाबेस बट डिलीट ऑल द टपल इन R। एक टेबल है, उस टेबल में आपको सारे टपल को डिलीट करना है बट उसके स्ट्रक्चर को रिटेन करना है। दूसरी कमांड क्या, डिलीट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट आर इन द डाटाबेस। दूसरे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस रिलेशन के बारे में डिलीट कर देनी है, चाहे डाटा हो चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे टपल हो चाहे स्ट्रक्चर हो। तो देखो पहले वाली जो कमांड है इसके लिए हम यूज करेंगे डिलीट, क्योंकि डिलीट क्या करती है, सिर्फ उसके टपल को डिलीट करेगी, स्ट्रक्चर को रिटेन कर लेगी। स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा टेबल का, स्कीमा डिलीट नहीं होने वाला। और दूसरी ये डिलीट ऑल इन्फॉर्मेशन, इसके लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। ड्रॉप क्या करती है,
टपल को डिलीट करने के साथ साथ में उसके स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देती है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेकंड वाला, डिलीट फ्रॉम आर और ड्रॉप टेबल आर। नेक्स्ट है, ये कन्वर्जन करना आपको डेसिमल को ऑक्टल में। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, 9 को डिवाइड करना है 8 से। तो ये जाएगा 116 पे और रिमाइंडर आएगा 1। फिर से 8 से भाग करेंगे, फिर जाएगा 14 पे, रिमाइंडर आएगा 4। फिर से 8 से भाग करेंगे, 1 पे जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 6। तो यहाँ पे 1641। तो फर्स्ट वाले 9 का आंसर आएगा 1641। तो यहाँ पे मैच कर लो, किससे मैच हो रहा है ये, फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है, तो आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द MS एक्सेल फंक्शन रेंड। तो रेंड फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 नंबर जनरेट करता है ऑलवेज। एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, तो लेस देन 1 की बात कर रहा है, तो इक्वल टू 1 नहीं कह रहा है ये, तो यही तो आंसर हो जाएगा, नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन 1 होगा, बट नॉट इंक्लूडेड 1। नेक्स्ट है, इफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड ऑन ए रिलेशन आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड ऑन आर। तो अब आपके सामने कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। ठीक है, तो ए से डिटरमाइन हो रहा है बी, ए से डिटरमाइन सी, बी से डिटरमाइन डी, सी से डिटरमाइन एफ और बी से डिटरमाइन ई। अब बताना इन चारों में से कौन सी होल्डर नहीं करती। तो सिंपल सी बात है, इन चारों की 1 बाय 1 जो भी गिवन है उसका क्लोजर निकाल लो। तो यहाँ पे ए का क्लोजर निकालते हैं, ए का क्लोजर। तो ए का क्लोजर ए तो आएगा। अब ए से डिटरमाइन क्या हो रहा है, यहाँ पे ए से डिटरमाइन हो रहा है बी, ए से बी आ गया, और ए से डिटरमाइन हो रहा है सी। अब बी सी आने की वजह से, बी सी आने की वजह से बी से डिटरमाइन हो रहा है डी, तो डी भी आ जाएगा इसमें। अब सी के आने की वजह से सी से डिटरमाइन हो रहा है एफ, तो एफ भी आ जाएगा इसमें। और बी के आने की वजह से बी से डिटरमाइन हो रहा है ई, तो इसमें ई भी आ जाएगा। सारे ही आगे, ए बी सी डी ई एफ सभी तो आगे। तो ए से डी ई डिटरमाइन हो रहा है ना इसमें, ये कह सकते हो ना, फिर ए डिटरमाइन डी ई, तो ये तो करेक्ट आपका। तो नोट होल्ड बताना है, तो ये तो करेक्ट हो गया। सेकंड वाला, बी सी का क्लोजर निकाल लो, बी सी का क्लोजर निकाल लेते हैं। तो बी सी का क्लोजर बी सी तो आएगा। बी सी से डिटरमाइन हो रहा है डी, ऊपर देखो, बी सी से डिटरमाइन हो रहा है डी, और सी से डिटरमाइन हो रहा है एफ, और सी से डिटरमाइन हो रहा है एफ। उसके अलावा आपका बी से डिटरमाइन हो रहा है ई, तो इसमें भी ई आ गया आपका। तो इस तरह से बी सी डी ई एफ, और ये कह रहा है कि बी सी से डिटरमाइन हो रहा है डी ई एफ, तो डी और ई और एफ तीनों आ रहे हैं, ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला, ए का क्लोजर निकालते हैं यहाँ पे। तो ए का क्लोजर हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ए से डिटरमाइन क्या हो रहा है, ई और एफ, तो ये तो ई और एफ हो रहा है यहाँ पे, ये रहा ई और ये रहा, तो इस वाले क्लोजर में था, ये भी करेक्ट है। लास्ट वाला, बी डी का क्लोजर निकालते हैं। बी डी का क्लोजर बी डी तो आएगा। अब इसके अलावा देखो, बी डी के अलावा बी से डिटरमाइन हो रहा है ई, तो ई भी आ जाएगा इसमें। इसके अलावा और क्या आ सकता है, और इसमें कुछ भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पे बी डी से बी डी ई डिटरमाइन हो रहा है, और ये कह रहा है कि बी डी से ई एफ, तो ये तो नहीं हो रहा ना, नॉट होल्ड, तो फोर्थ वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला, ई बी सी डी आई सी कोड फॉर दिस नंबर। तो यहाँ पे 1111 और ये 1001 रिप्रेजेंट द करेक्टर, तो ये रिप्रेजेंट करता है 9, क्योंकि 1001 ये लास्ट वाला, ये है हमारा 9 के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन इज रिलेटेड टू वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्यूकसॉट। तो क्यूकसॉट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखो तो ओमेगा एन स्क्वायर होती है। अब ये कौन से रिलेशन से आती है, इस वाले रिकरेंस रिलेशन से फाइंड आउट होती है। तो ये होता है हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट का रिकरेंस रिलेशन। थर्ड वाला आंसर हो गया इसका।
नेक्स्ट है इन MS ऑफिस वर्ड डैश ऑप्शन इज यूज टू नेविगेट थ्रू स्ट्रक्चरल व्यू और डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट मैप। ऑप्शन इज यूज टू नेविगेट थ्रू स्ट्रक्चरल व्यू और डॉक्यूमेंट एंड डैश ऑप्शन इज यूज टू नेविगेट लॉन्ग डॉक्यूमेंट थ्रू स्मॉल पिक्चर ऑफ ईच पेज। तो थंबनेल ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला करेक्ट। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ C++ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए वैलिड स्टेटमेंट। फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास इज ऑलवेज मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। गलत है ये। वैल्यू ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर कैन नॉट बी चेंज्ड वंस असाइन। गलत। कीवर्ड प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक may appear in any order and any number of times in a class. This is correct. This is valid statement. तो फोर्थ वाली भी आपकी क्या हो जाएगी गलत, क्योंकि एक आंसर सही होने वाला है। तो थर्ड वाला आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ चार्ट इन MS पावर पॉइंट। तो जब आप MS पावर पॉइंट को ओपन करोगे, वहाँ पे इंसर्ट में जाओगे, चार्ट में जाओगे, तो वहाँ पे आपके सामने ये पेयर ही अवेलेबल होगा, उसमें एरिया होगा और सरफेस। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। यहाँ पे मिनिक्स नाम का कोई भी वेब ब्राउज़र नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये भी वेब ब्राउज़र होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। नेक्स्ट है द डैश ऑफ वीक एंटिटी सेट डिस्टिंग्विश अमंग ऑल दोज एंटिटीज इन द वीक एंटिटी सेट दैट डिपेंड अपॉन वन पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो प्राइमरी की नहीं आने वाला, डिस्क्रिमिनेटर या पार्शियल की, या फिर यहाँ पे आ सकता है आपका पार्शियल की। The partial key of weak entity set distinguishes among all those entity in the weak entity set that depend upon one particular strong entity. इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला डिस्क्रिमिनेटर, या फिर पार्शियल की भी ऑप्शन में हो वो भी आंसर हो सकता है डिस्क्रिमिनेटर की जगह पे पार्शियल की लिख दे वो। नेक्स्ट है इन MS Excel इफ डैश फंक्शन की इज प्लेस्ड आफ्टर एंटरिंग ए फॉर्मूला इनटू द सेल इन प्लेस ऑफ एंटर की द रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला इज प्लेस्ड एज वैल्यू इन द सेल एंड द फॉर्मूला इज रिमूव फ्रॉम दैट सेल। तो जैसे ही आप सेल के अंदर फॉर्मूला लिखते हो इक्वल टू लगाने के बाद में, और जैसे ही एंटर की दबाते हो यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। तो ये रिजल्ट एंटर की के अलावा शॉर्टकट की कौन सी यूज कर सकते हैं, F9 की भी प्रेस करोगे तो भी आपका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये शॉर्टकट की यूज़ होती है इसमें। नेक्स्ट है द बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट। तो इसमें देखो सिंपल सी बात है, ये है x डॉट वाई बार और ये है x बार डॉट वाई और ये है x बार वाई बार। तो लास्ट वाले फर्स्ट और लास्ट में वाई बार आपका कॉमन आ जाएगा, इसमें वाई बार फर्स्ट और लास्ट में। तो अंदर क्या बचेगा x प्लस एक्स बार। तो ये मैं अभी से पहले भी आपको सॉल्व करवा चुका हूँ इस टाइप का। ये 1 हो जाएगा। तो ये जब 1 हो गया तो ये वाई बार बचा और बीच में क्या बचा प्लस एक्स बार डॉट वाई। तो देखो एक ये प्रॉपर्टी होती है बुलियन अलजेब्रा की, ए प्लस ए बार डॉट बी, ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी के। बस इसी प्रॉपर्टी को इससे रिलेट कर दो। जब इसको इससे रिलेट करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास में एक्स बार वाई बार। सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर दो। नेक्स्ट है द टोपोलॉजी रिक्वायर हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो कौन सी टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ केबल चाहिए, तो वो होती है हमारी मैश। क्योंकि मैश के अंदर क्या होता है, सारे की सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है। इसमें सारी की सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। तो जब एक दूसरे से कनेक्टेड होगी तो वहाँ पे एक मैश टाइप का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पोर्ट भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपकी ये जो डिवाइस है ये सभी से डिवाइस से कनेक्टेड है, तो नंबर ऑफ पोर्ट ज़्यादा चाहिए और नंबर ऑफ केबल भी। तो थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन डैश पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पेज दैट विल नॉट यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इज रिप्लेस्ड व्हेन एवर ए पेज फॉल्ट अक्कर। तो इसको बोलते हैं LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। सबसे कम जो यूज हुआ है रिसेंट में उसको रिप्लेस कर दो।
नेक्स्ट है इन एम एस ऑफिस वर्ड शॉर्टकट की यूज टू चेंज केस ऑफ ए सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? शिफ्ट प्लस F3। आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट वाला इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम 1 और 2 को मैच करना है। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। ये किससे मैच होगा? डाटा फ्लो टेस्टिंग से, सी से मैच होगा। और जो सेकंड वाला यूनिट टेस्टिंग है ये हमारा होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये हमारा रिलेट हो जाएगा अल्फ़ा टेस्टिंग से, ए से। अब सिस्टम टेस्टिंग बचा जो कि होता है हमारा यूजेबिलिटी टेस्टिंग, मतलब कि बी। तो इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड वाला आपका।